जय हिंद दोस्तों। स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में आपका स्वागत है। आज इस जीके क्विज में हम आपको कुल 30 क्वेश्चन देंगे, 25 से 30 क्वेश्चन के करीब में। और सभी क्वेश्चन यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सभी के मिला जुला के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सेट आपको रोज दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली आपको एक सेट जीके का क्विज का दिया जाता है और इसके अलावा इस चैनल पे बहुत से जीके के क्विज अपलोड होते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जरूर चेक कीजिए एक बार प्लेलिस्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है। देखिए इस सेट में सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि साइंस के भी मिलेंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी पॉलिटी के भी आपको मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है। ये आरंभ करती है आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आपकी ये प्रतिक्रियाएं आरंभ करती हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें यानी कि आरबीसी की, तो एक क्वेश्चन इसके एग्जाम में बनते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। ये क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता था तो। और दोस्तों एक क्वेश्चन इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपके प्लीहा को। तो सारे जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा क्वेश्चन के साथ में, यानी कि ये लगभग आप 30 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो से कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, कान की हड्डियाँ कितनी होती हैं। कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बायोलॉजी के क्वेश्चन आजकल जीके में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं कान में। चलिए दोस्तों, अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए तो कौन होती है, तो वो है जबड़े की हड्डी। चलिए दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी यानी कि तमिल में काव्य लिखने वाला, और तमिल और ओडिसी को मिला के काव्य कौन लिखता था, किसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। दोस्तों ये हिंदी साहित्य का प्रश्न, ये आपका मणि मेकलई को कहा जाता है, मणि मेकलई को। हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस यूपी के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी आती है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। जीके में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, मणि मेकलई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था। उत्तर गुप्त युग में कौन सा प्रसिद्ध विद्यालय था। सबसे प्रसिद्ध विद्यालय जो उत्तर गुप्त युग में था वो था नालंदा। गुप्त वंश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के बारे में एक क्वेश्चन बनता है ये कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किस वंश में चलाई गई थी, तो गुप्त वंश में ही चलाई गई थी। चलिए दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरल अभिलेख, एरल अभिलेख का संबंध है आपके भानुगुप्त से। भानुगुप्त शासक कम ही देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस के स्टेट लेवल पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया गया है, कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन नया है। तो भानुगुप्त, भानुगुप्त का एरल अभिलेख से संबंध है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल रहे हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को एक ही बार पराजित किया था, परमेश्वर वर्मन ने। परमेश्वर वर्मन ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी क्वेश्चन 6 के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अशोक किस लिए महान थे। अशोक को इसलिए अशोक किस लिए फेमस थे, तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा फेमस थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। तो दोस्तों आपके हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। हर्षवर्धन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्हीं के समय में होनसांग भारत आया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो पुराने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, सारे क्विज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं तो केवल पर डे एक क्विज देता हूँ, पर वो सारे क्विज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्विज आपको मिले, आप ये मत देखिए कि वो किस, जीके तो सारे में पूछे जाते हैं ना, जीके सभी पेपर्स में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीके के क्वेश्चन जहाँ से भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं मेरे चैनल से, आपको जहाँ से भी मिले तुरंत पढ़ लीजिए। ये मत देखिए कि किस
एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई जीके नहीं होता, जीके सबके लिए होता है। बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट थे आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हर्षवर्धन वही जो आपको बताया द्वितीय अशोक। चलिए दोस्तों, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी, ये भी हिंदी साहित्य का प्रश्न है, आपके भरत मुनि ने। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, यानी कि दरोगा में पूछा गया है। आप कहीं के भी एसआई की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर हिंदी पूछा जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना आपके भरत मुनि ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर लास्ट तक जरूर देखिए। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? विक्रम संवत आपका आरंभ हुआ था 58 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों विक्रमी संवत जब निकालते हैं तो वर्तमान के समय में 58 जोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम 2021 का विक्रमी संवत निकालें तो इसमें 58 जोड़ देंगे। 8 1 9 5 2 7 2069 के 79 के करीब में आएगा। बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघार रियासत कब ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1850 में। 1850 में बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ था, बघार रियासत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? किस शिला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शिला राजा देश में, मतलब अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपके शिला राजा देश, शिला राजा देश 13 से। शिला राजा देश 13 जो है ये 13 लिखा हुआ है शायद, वो मैं रोमन अंक में लिखा था ना तो थोड़ा देर लग गई पढ़ने में। शिला राजा देश 30 से मिलता है, ये 13 से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? चूंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने इसलिए थोड़ा टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? तो धर्म महामात्रों को भेजकर, जगह जगह उसने अपने धर्म के प्रशिक्षित व्यक्तियों को भेजा था, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरों को भेजा था। ये कोई तलवार के जोर पे फैला हुआ धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म अहिंसा को मानता है और धर्म महामात्रों के द्वारा भेज के इसने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेज दिया था श्रीलंका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस का जो राजदूत था कौन था दोस्तों? बहुत ही फेमस राजदूत था आपके मेगास्थनीज। और इनकी एक पुस्तिका कौन सी है? तो पुस्तिका का नाम है इंडिका। ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि इंडिका किसकी पुस्तिका है, तो ये है वो है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज आपका आंसर हो जाएगा, ये ग्रीस के थे। सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सतवाहनों का सबसे बड़ा शासक सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र सतकपि। गौतमी पुत्र सतकपि आपका सतवाहनों का सबसे बड़ा शासक था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की। जैसे आपको चाणक्य याद आया, आपको याद आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। अर्थशास्त्र इन्हीं की रचना है, किसकी? चाणक्य की। ये भी कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो वो चाणक्य की है, ये भी याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए दोस्तों? तो ये आपके व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। दोस्तों श्रवणबेलगोला में एक संलेखना विधि के द्वारा जब इनके राज्य में अकाल पड़ गया था तो ये अपना राज्य छोड़ के चले गए थे श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि जैन धर्म में एक विधि होती है जिसमें उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया जाता है। तो ये उन्होंने उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त कौन सा ऐसा राजा है जिसने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। एकमात्र ऐसे राजा हैं, संलेखना विधि, उपवास के द्वारा प्राण त्याग देना। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुशाल शासक कौन था? कौन सा कुशाल शासक इसमें से जो कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था? अशोक कुशाल शासक नहीं था, विक्रमादित्य भी नहीं था, कौटिल्य तो थे ही नहीं। कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क एक कुशाल शासक था और बौद्ध धर्म का काफ़ी संरक्षक भी हुआ था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध सभा कश्मीर में हुई थी। बौद्ध सभाएं भी आपको याद करनी जरूरी होती हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? 19वें का क्या आंसर हो जाएगा? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके नारायण पंडित। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? क्वेश्चन 20वां है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? बस कुछ क्वेश्चन से और बचे हैं। सपाट अस्थियां होती हैं आपकी खोपड़ी में, खोपड़ी में आपकी सपाट अस्थियां होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आपको अभी क्या बताया था कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है, ये भी आपको बता दिया। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? अगर रक्त में आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाए तो आपका कौन सा अंग काम करना बंद कर देगा यहाँ पे? तो 21वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी कि किडनी। अगर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाए, देखिए दोस्तों, किडनी क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है, यानी कि रक्त में से जो अपशिष्ट होता है उसे बाहर निकालता है। तो अगर रक्त में अगर ज़्यादा नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाएगा तो किडनी आपका जाम हो जाएगा। किडनी जाम हो जाएगा तो किडनी फेल हो जाएगा, फिर किडनी फेल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो आपको अमीनो एसिड में बदल जाता है। मुख्यतया 21 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में। कहीं कहीं 22 या 24 भी लिखा रहता है, पर मेनली 21 ही होता है। अगर 21 का ऑप्शन रहे तो आपको 21 ही लगाना कि कुल कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो वो 21 होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? अस्थि का छोटा भाग होता है उपास्थि। तो निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? ये होती है आपके नाक में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैं दिखाई देता हूँ, ये देखिए नाक में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पे नाक में आपकी उपास्थि होती है, बाकी जीवा, चिंबुक और नख में नहीं होती। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? देखिए दोस्तों, गुप्त शासक किस प्रकार थे? तो ये ब्राह्मण वंश के थे। इनके ब्राह्मणों का या हिंदुओं का कह लीजिए, ब्राह्मणों का ये शासक थे, यानी कि गुप्त वंश जो थे वो ब्राह्मणों के मेन थे। और ब्राह्मणों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। तो गुप्त वंश की जो भाषा थी वो भी संस्कृत भाषा थी, ये भी ध्यान रखेंगे। प्राकृत पाली भाषा थी आपकी बुद्ध और जैन की। हिंदी भाषा तो अभी, प्राकृत भाषा भी बुद्ध की थी। बुद्ध की भाषा कौन सी थी? प्राकृत और पाली। चलिए दोस्तों, 25वां क्वेश्चन, तीन रण में शामिल नहीं। तीन रण, यहाँ की वेदों की बात की गई है कि वेदों में 3 रण बताए गए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो चौथा रण जो 3 रण में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, आपके 3 रण जो मुख्यतः बताए गए हैं वो है ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ये तीनों ऋण हैं, जबकि मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है। मातृ ऋण क्यों शामिल नहीं? क्योंकि अगर मातृ ऋण को इसमें शामिल कर लिया गया तो आप उसका ऋण चुकाते चुकाते बर्बाद हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, पर आप अपना मातृ ऋण कभी चुका नहीं सकते। आप पितृ ऋण भी चुका सकते हैं, ऋषि ऋण भी चुका सकते हैं, देव ऋण भी चुका सकते हैं, पर मातृ ऋण आपका चुकाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए माताओं ने हमें ये सहूलियत दी है कि हम अपने कर्तव्य को ऋण नहीं मानेंगे, इसलिए तो माताएं हमारे जीवन में सबसे बड़ी होती हैं। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ये थोड़ा सरल क्वेश्चन था। ऋग्वेद में आपका सबसे पवित्र नदी का वर्णन है, वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद कौन सा है? तो ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? तो वो है इंद्र, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के प्रश्न सेट में हमने कुल 26 क्वेश्चन डिस्कस किया है और उससे जुड़े फैक्ट भी आपको डिस्कस करा दिया गया है। तो ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक देख रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्विज मिलेगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।